Now I am glad to request Mr. Talaigra to please continue CPD event. Sir, please. Okay, let's start our session. We were here, sequential logic. So this type of logic we will implement on PLC. This logic is called start-stop logic or the set-reset logic, which is also called a latching. Here is two inputs, that is one push button for start and one push button for the stop, and one output, that is the motor. So we will discuss this circuit in more detail. There are two types of figure A and figure B are shown here, and we implement the start stop logic in the PLC. In the PLC block, we show ladder logic, and outside the PLC we have a hardware push button. ठीक है. अच्छा, फिगर ए में अगर हम देखें तो फिगर ए को हम कह रहे हैं फेल अनसेफ सिस्टम. ठीक है. और फिगर बी को अगर हम देखें तो फिगर बी को हम कह रहे हैं फेल सेफ सिस्टम. इन दोनों में जो डिफरेंस है फिजिकली, ये दोनों वही लॉजिक हैं जो इससे पहले मैंने यहाँ पे बताई हैं कि स्टार्ट स्टॉप लॉजिक, और इन दोनों को अब हम पीएलसी में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. तो थोड़ा सा उसका डिटेल देख रहे हैं कि फिगर ए जो है उसको हम फेल अनसेफ क्यों कह रहे हैं, और फिगर जो बी है उसको हम फेल सेफ क्यों कह रहे हैं. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बेसिकली पीएलसी में हार्डवेयर पार्ट भी होता है और पीएलसी में लैडर लॉजिक यानी कि सॉफ्टवेयर पार्ट भी होता है. तो इन दिस पीएलसी प्रोग्राम वी हैव टू इनपुट्स, स्टार्ट पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन है, और एक आउटपुट है हमारे पास जो कि मोटर है. अब इन दोनों जो डायग्राम्स हैं, जो फिगर्स हैं, उनमें डिफरेंस ये है कि स्टार्ट का बटन जो हमने लैडर लॉजिक में इस्तेमाल किया है वो नॉर्मली ओपन है. ठीक है. और स्टॉप का जो बटन है वो नॉर्मली क्लोज है. एक चीज़ आपने याद रखनी है कि स्टॉप का बटन जो है या नॉर्मली क्लोज बटन जो है वो लॉजिक इन्वर्ट होता है. जैसे हमने हार्डवेयर में नॉर्मली ओपन बटन जो इस्तेमाल किया है स्टार्ट के लिए, जो कि नॉर्मल हमारा पुश बटन है, इसी तरीके से इसी चीज़ को हमने सॉफ्टवेयर में या लैडर लॉजिक में भी स्टार्ट का नॉर्मली ओपन बटन जो है वो इस्तेमाल किया है. मैं बात कर रहा हूँ फिगर नंबर ए की. ठीक है. हमने बाहर जो हार्डवेयर साइड पे जो स्टार्ट का बटन यूज़ किया है वो नॉर्मली ओपन है. ठीक है. जो कि हमारा पुश बटन है. और पीएलसी में जो इसका कॉन्टैक्ट है I0.0 जो कि इसका एड्रेस है, वो भी क्या है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है. अच्छा, जब हम स्टॉप के स्विच की बात करते हैं तो स्टॉप के स्विच पे हमने बाहर जो हार्डवेयर में जो पुश बटन इस्तेमाल किया है वो नॉर्मली ओपन है. ठीक है. नॉर्मली ओपन है. और जो इंटरनल हमने इस्तेमाल किया है स्टॉप का जो कॉन्टैक्ट है वो हमने इस्तेमाल किया है I0.1 जो कि स्टॉप का कॉन्टैक्ट है, और ये हमने नॉर्मली क्लोज इस्तेमाल किया है. इस सिस्टम को हम फेल अनसेफ सिस्टम इस वजह से कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट के पुश बटन से मोटर को ऑन किया. ठीक है. मोटर आपके पास हो गई ऑन. सही है. अच्छा, जब आप मोटर को ऑफ कर रहे हैं तो मोटर जो है वो आपने स्टॉप का बटन प्रेस किया, मोटर आपके पास हो जाएगी ऑफ. ठीक है. फॉर इन केस अगर स्टॉप के बटन में या स्टॉप के बटन में कोई वायरिंग में कोई लूजनेस हो गई, या वायर जो है बीच में से ब्रेक हो गया, ठीक है, तो आप इसको स्टॉप करेंगे तो आपका जो आगे लोड कनेक्टेड है वो स्टॉप नहीं होगा. ठीक है. अगर हम सिस्टम को स्टॉप करना चाहते हैं या उसको जो है वो प्रॉपरली सिक्योरली जो है वो स्टॉप करना चाहते हैं अपने जो भी आउटपुट है, तो हम इस टाइप की लॉजिक को इस्तेमाल नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर स्टॉप के बटन में या एक वायर जो है वो टूट गया तो आपको नहीं पता चलेगा. ठीक है. ये वायर जो है वो ब्रेक हो गया है और आप स्टॉप के बटन को प्रेस करते रहेंगे जबकि आपका जो आउटपुट पे मोटर कनेक्ट है वो ऑफ नहीं होगी. ठीक है. तो इस तरीके से जो फिगर ए है ये सिस्टम जो है आपका फेल अनसेफ सिस्टम कहलाता है. जबकि इसके बरअक्स जो फिगर नंबर बी है जिसको मैं फेल सेफ सिस्टम कह रहा हूँ, इसमें हमने ये किया है, सिर्फ एक चेंज ये किया है कि जो स्टॉप का बटन है वो हमने हार्डवेयर में नॉर्मली क्लोज इस्तेमाल किया है. फॉर एग्जाम्पल अगर इसका वायर बीच में से ब्रेक हो भी जाता है ना, तो जब भी किसी भी इंस्टेंट पे अगर वायर ब्रेक हो या हम इसको फोर्सली स्टॉप करें, तो दोनों सूरतों में जो मोटर है वो आपकी स्टॉप हो जाएगी. हम नॉर्मल स्टॉप करेंगे तो वो तो स्टॉप हो ही जाएगी. ठीक है. अगर पुश बटन खराब हो जाता है तो हम इसका वायर निकाल दें, जब भी मोटर स्टॉप हो जाएगी. अगर पुश बटन खराब हो जाता है, आप इसको प्रेस कर रहे हैं और वो इनपुट या सिग्नल आगे प्रोवाइड नहीं कर रहा, स्टॉप का पुश बटन अगर खराब हो जाता है और वो सिग्नल आपका आगे आगे नहीं दे रहा पीएलसी पे, तो आपका लोड तो चलता रहेगा. उसके लिए आपको फिर पूरा पावर ऑफ करनी पड़ेगी इस तरह का. तो आप नॉर्मली ये करते हैं कि आप हार्डवेयर साइड पे जो स्टॉप का बटन है वो नॉर्मली क्लोज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ फिगर बी में जाहिर किया गया है. I1.0 स्टॉप का बटन जो है वो नॉर्मली क्लोज में लगा है.
और लैडर लॉजिक में जो इंटरनल पीएलसी के प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर साइड पे, उस पे आप स्टॉप का जो बटन है वो नॉर्मली ओपन इस्तेमाल करते हैं, जो इसकी लॉजिक जो है वो इन्वर्ट है। तो इस चीज़ को आपने अपने पास अंडरस्टैंड रखना है कि अगर मैं प्रीफर ये है कि जब आपने इन केस ऑफ एनी फेलियर, तो आप अपने लोड को या जो भी मोटर कनेक्टेड है उसको आप सेफली जो है वो स्टॉप कर सकें। ठीक है, तो सेफली स्टॉप करने का मतलब ये है कि आप स्टॉप के बटन को जो हार्डवेयर साइड पर इस्तेमाल करेंगे वो नॉर्मली क्लोज में होंगे। ठीक है, और इंटरनल जो सॉफ्टवेयर साइड पर लैडर लॉजिक होगी उसमें आप नॉर्मली ओपन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो दैट इज व्हाई द फिगर ए इज कॉल्ड फेल अनसेफ और फिगर बी जो है वो फेल सेफ कहलाती है। तो ये हमने अभी जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे बिट लॉजिक की। बिट लॉजिक में हमने देखा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स, एक आउटपुट भी हो सकता है। ठीक है, सही है, मल्टीपल इनपुट्स एक आउटपुट भी हो सकता है और एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स भी हो सकते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशनल। सेकंड वन हमारे पास था सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में बेसिकली हम आउटपुट को एज अ इनपुट इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लैच हो जाए। तो जो आउटपुट है उसी को हमने एज अ इनपुट जो है वो इस्तेमाल किया गया। आउटपुट है मोटर, तो वही चीज़ हमने दोबारा यूज़ कर ली एज अ कॉन्टेक्ट के लिए। ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं लैचिंग सर्किट या सेट रीसेट सर्किट। आप एक स्टार्ट के स्विच को सेट कर रहे होंगे मोटर के आउटपुट को, और दूसरे स्टॉप के बटन से आप मोटर के आउटपुट को रीसेट कर रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास बिट लॉजिक के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में मैंने एक सिंपल एक इक्वेशन ली है, और इक्वेशन क्या है, नॉर्मली आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर अगर सेल्सियस में हो तो उसको आप कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डेल्टा के WPL सॉफ्ट पे। तो आप इसको देखिएगा कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट हम करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो यूज़ होगा कमांड या इंस्ट्रक्शन, वो मूव की कमांड होगी। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ले लिया। ये टेम्परेचर जो है अभी रियल वर्ल्ड से नहीं आ रहा, सेंसर्स के थ्रू नहीं आ रहा, हमने इसको एक कांस्टेंट वैल्यू जो है इसमें फिक्स कर देंगे 30 डिग्री। और 30 डिग्री पे जब सेल्सियस होगा तो उसका जो फ़ारेनहाइट कन्वर्जन बनेगी वो 86 फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड बनेगी। तो इस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट करना है, और देखते हैं कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हम पीएलसी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अर्थमेटिक के बाद फिर हम टाइमर्स और काउंटर्स की तरफ जाएंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि इंडस्ट्री में टाइमर्स और काउंटर्स किन किन प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो हमने ये स्टेप्स इस तरीके से फॉलो करना है कि सबसे पहले हम जो सी की वैल्यू है, फॉर इंस्टेंट 30 है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, डिवाइड करेंगे 5 से। तो हमारे पास सबसे मूव की कमांड है कि हमने 30 डिग्री एक मूव करना है। ठीक है, किसी भी रजिस्टर में, किसी भी मेमोरी में, उस 30 डिग्री को हमने मल्टीप्लाई करना है 9 से, जो कि इंटीजर नंबर है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड करना है, और इस होल ब्रैकेट को हमने प्लस कर देना है 32। तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे लैडर लॉजिक में अपने पास। तो ये मेरी लैडर लॉजिक है, और इसमें मैं जो है वो जो पहले मैंने सर्किट बनाया था उसके बाद अब मैं मज़ीद इसमें सर्किट बनाने जा रहा हूँ। तो इसी चीज़ में मैं आगे ऐड अप कर रहा हूँ नेटवर्क्स ना, इसी में मैं आगे रन ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक स्विच लिया X1। ठीक है, इस स्विच में जो है मैंने ओके कर दिया उसको, तो ये स्विच आ गया। सबसे पहले क्या करना है, हमने मूव की कमांड लगानी है। तो 30 डिग्री हमने मूव करना है किसी भी मेमोरी में या डेटा रजिस्टर में। तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पे हम जाएंगे एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस में, जो कि F6 है। ठीक है, यहाँ गए, हमने यहाँ पे लिखा मूव, हमें चाहिए मूव की इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मूव की इंस्ट्रक्शन में क्या है, मूव की इंस्ट्रक्शन में हमारे पास सोर्स है और डेस्टिनेशन है। सोर्स क्या है हमारे पास, हम एक कांस्टेंट नंबर को मूव करवाने जा रहे हैं, तो कांस्टेंट के लिए हम यहाँ पे k लिखते हैं। ठीक है, और वैल्यू क्या है 30 फॉर एग्जांपल। किस में मूव करवा रहे हैं, डी डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन हमारे पास कुछ भी हो सकती है, टाइमर हो सकता है, काउंटर हो सकता है, कोई भी डेटा रजिस्टर हो सकता है। तो हम डेटा रजिस्टर D0 में इसकी वैल्यू को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, सोर्स में हमने दे दिया 30 इज द कांस्टेंट, के हम यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए, और डी हम यूज कर रहे हैं डेटा रजिस्टर के लिए। ठीक है, तो हमने 30 जो है मूव करवा दिया, ये हमारी पहली जो है वो क्लाइंट कंप्लीट हो गई। इसी से हम ब्रांच निकालेंगे। ब्रांच निकालने का तरीका जैसे मैंने बताया था कि वर्टिकल लाइंस, और वर्टिकल लाइंस के बाद फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, इस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 से।
तो अब दोबारा इस इंस्ट्रक्शंस की तरफ जाते हैं। कर्सर आपने यहाँ पॉइंट आउट करना है और उसके बाद अब हमने जाना है एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस पे। तो एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई, MUL। अब आपके पास दो सोर्सेज हैं और एक डेस्टिनेशन है। सोर्स वन किसको मल्टीप्लाई करना है किससे, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट कहाँ सेव करवाना है। तो मेरे पास जो वैल्यू अभी आई है वो आई है D0 में, ठीक है। D0 के वैल्यू को मैंने कांस्टेंट 9 से मल्टीप्लाई करवाना है, क्लियर हो गई बात। और इसका जो रिजल्ट है उसको मैं D5 में प्लेस कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल D0 में जो भी वैल्यू है, D0 में मैंने अभी क्या मूव किया है 30 को ये मल्टीप्लाई करेगा 9 से, और इसका जो रिजल्ट है 30 मल्टीप्लाई बाय 9 इसको सेव कर देगा D5 में, ठीक है। तो ये हमारे पास मल की इंस्ट्रक्शन है। इसकी इंस्ट्रक्शन नंबर जो है ये 22 है। आप हर इंस्ट्रक्शन के नेम के साथ उसकी इंस्ट्रक्शन नंबर भी आ रहा होगा। तो अगर आपको इंस्ट्रक्शन नंबर याद नहीं है तो आप यहाँ पे टाइप कर दें उसकी शॉर्ट फॉर्म, या आप डायरेक्टली इसका इंस्ट्रक्शन नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसको मैं ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई आ गया। D0 में जो भी वैल्यू है उसको K9 से मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट करा देगा किसमें सेव, और रिजल्ट जो है वो सेव करा देगा D5 में, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। मैंने यहाँ से एक और ब्रांच निकाली। अब हमें क्या करना है, D5 में मल्टीप्लाई के बाद का रिजल्ट आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिवाइड कराना है 9 से। तो अब डिवाइड की इंस्ट्रक्शन लगाऊंगा। दोबारा मैं के एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पे गया, ठीक है। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पे दोबारा गया, मैंने यहाँ लिखा DIV डिवाइड। डिवाइड में भी आपके पास दो सोर्सेज हैं और एक डेस्टिनेशन है। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो D5 में है। तो D5 की वैल्यू को मैंने कांस्टेंट K से, यानी कि जो भी 5 है उससे मैंने मल्टीप्लाई करवाया, और इसका जो रिजल्ट है उसको मैंने कर दिया D10 में। ये जो D है ये डेटा रजिस्टर है, ये मेमोरी है, और K जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है जी। अब मैंने इसको भी ओके कर दिया। इसको ओके करने से क्या हुआ कि अब जो D5 की वैल्यू थी अब उसमें K डिवाइड हुआ और D10 में जाके सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसमें ऐड करना है एज पर आवर इक्वेशन, इसमें हमने ऐड करना है 32, और रिजल्ट देखना है कि जो 30 का जो रिजल्ट था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बराबर होता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो अब हमने यहाँ पे जो है वो वर्टिकल लाइन करी। अब हमारी एक इंस्ट्रक्शन रह गई है ऐड की। तो अब यहाँ पे हम ऐड की इंस्ट्रक्शन लेते हैं। दोबारा हम जाते हैं एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन में। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन में मैं गया, मैंने जो है यहाँ पे लिखा ऐड। अब मुझे ऐड करना है 32 वैल्यू। किस में ऐड करना है, D10 में अभी तक हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। D10 को हमने कांस्टेंट वैल्यू उसमें ऐड करनी है 32, ठीक है जी। D10 में हमने 32 जो वैल्यू है उसको ऐड करना है, और इसका जो रिजल्ट है मैं अगेन सेव कर दूंगा किसी D15 में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो D10 में जो भी वैल्यू थी उसको 32 उसमें ऐड किया और उसको सेव कर दिया D15 में। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा अब वो डेटा रजिस्टर 15 नंबर पे होगा, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ ओके। अब हमने इस वाले जो नेटवर्क है उसको चलाएंगे हम। और ये नेटवर्क क्या है हमारा, ये नेटवर्क ये है कि जैसे ही हम X1 के बटन को प्रेस करेंगे तो 30 D15 में जो वैल्यू आएगी वो 86 आएगी। अगेन मैं आपको शो करा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास पहले हमने 30 डिग्री लिया, 30 को मल्टीप्लाई कराया 9 से, 9 के बाद इसके रिजल्ट को हमने डिवाइड करवाया 5 से, और इस होल को हमने ऐड कर दिया इसमें 32। तो हमारे पास 30 डिग्री के रिस्पेक्टिव से जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आएगा वो आएगा 86 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस चीज़ को हमने जो है वो ऑब्जर्व करना है। ये आपने जो है वो बना लिया है यहाँ पे, लैडर लॉजिक आपने यहाँ पे बना लिया है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। लैडर लॉजिक को मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के साथ साथ अब मुझे 3 स्टेप्स वही फॉलो करने हैं दोबारा। सबसे पहले मैं सिमुलेशन ऑन करूँगा। सिमुलेशन का ये बटन है यहाँ पे, और सिमुलेशन नीचे लेफ्ट बॉटम लाइन पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो सिमुलेशन का बटन मैंने ऑन किया, ये सिमुलेटर लिखा हुआ आ गया। डेल्टा का जो सिमुलेटर है ये फ्री है। WPL सॉफ्ट जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ ये आइकन जो है ये आपके पास आ जाएगा। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे ऑनलाइन करना है और डाउनलोड भी करना है। तो मैं एक ही दफ़ा में प्रोग्राम को डाउनलोड भी कर देता हूँ और ऑनलाइन भी कर देता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम हो गया ऑनलाइन। ये LED नीचे बॉटम लाइन पे ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। अब मेरी PLC है स्टॉप मोड में, इसको मुझे रन मोड में लेकर आना है। ये मेरा तीसरा स्टेप है, ठीक है जी। अब तीसरा स्टेप मैंने कर दिया ये रन, और इसको कर दिया यस, ठीक है। अब ये हो गया रन। अभी हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सब में 0 0 लिखा भी नजर आ रही है, ठीक है। जैसे ही मैं X1 प्रेस करूंगा 30 डिग्री जो है वो D0 में जाएगा। D0 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 9 से तो D5 में सेव होगा। D5 की जो वैल्यू है वो डिवाइड होगी 5 से, कांस्टेंट 5 से, ये D10 में जाएगा। और D10 के बाद D10 की जो वैल्यू है उसमें 32 ऐड करके D15 में हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो लेट्स सी, मैं इसको जो है वो ऑन करता हूँ। ऑन जैसे मैंने किया
तो आपके पास यहाँ पे आपको विजिबल है कि हमारे पास D15 में जो वैल्यू आ रही है वो 86 आ रही है, ठीक है। किसके कॉरस्पॉन्डेंस? टेम्परेचर 30 के। टेम्परेचर 30 कहाँ था? टेम्परेचर 30 मेरा ये रहा, ठीक है। इस टेम्परेचर 30 के अगेंस्ट मेरे पास ये जो टेम्परेचर है 30, इसके अगेंस्ट जो मेरे पास फाइनल मेरा आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। तो ये स्टेप्स हैं, आपने यूज़ कर लिया अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को, जिसमें डिवाइड भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया और एडिशन भी आ गई। तो किसी भी इक्वेशन को, मैथमेटिकल इक्वेशन को आप इस तरीके से लैडर लॉजिक में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, ये क्लियर हो गया सबको? आगे मैंने इसको जो है वो वापस बैक करना है अपने डिज़ाइन की तरफ। तो मैं सबसे पहले इसको पीएलसी को स्टॉप करूँगा। पीएलसी को मैंने स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद जो नेक्स्ट मेरा है वो है, मैंने इसको ऑफलाइन किया। ऑफलाइन करने के बाद थर्ड स्टेप में मैंने इसको जो है वो सिमुलेटर से हटा दिया, ठीक है। तो अगेन मेरे पास जो पीएलसी है ये आपके पास जो है वो उसमें आ गया। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये इंस्ट्रक्शन हमने जो है वो मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ली। इट मीन्स कि अब हम जो है वो टेम्परेचर जो 30 था उसको आपने कन्वर्ट कर लिया 86 फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास जो हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में, वो है टाइमर्स। पीएलसी के जो टाइमर्स हैं उसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 16 बिट के टाइमर्स हैं और इसकी जो इंस्ट्रक्शन है नेम वो है TMR, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है टाइमर की। और इसका जो इंस्ट्रक्शन नंबर है वो है 96, ठीक है। किस तरीके से होगा? आप टाइमर देंगे, टाइमर का नंबर देंगे, कौन सा टाइमर है, T0 है, T1 है, जो भी है। तो S1 में आप T लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और S2 में आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या कोई भी डेटा से उसकी वैल्यू को ले सकते हैं। अब मैं आपको ज़रा इसकी डिवाइस रेंज दिखा देता हूँ कि हम डिवाइस रेंज में किस तरीके से टाइमर्स हमारे पास कौन कौन से हैं और कितनी कितनी रेजोल्यूशंस के हैं और कितने टाइमर्स हैं टोटल, हम जो पीएलसी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उस पीएलसी के मुताबिक। तो टाइमर्स में जो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे टाइमर्स में। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये इसका छोटा सा लुक एक है लैडर लॉजिक इंस्ट्रक्शन। पहले हम ये समझ लेते हैं, ये एक इनपुट है और एक आउटपुट है। जैसे मैं पहले स्टार्ट के बटन से मोटर को ऑन कर रहा था प्रीवियस अपनी एग्जांपल में, अब मैं ये करूँगा कि मैंने एक स्टार्ट के बटन से एक बल्ब को ऑन करना है, मगर आफ्टर सम डिले, ठीक है, कुछ डिले के बाद मुझे ऑन करना है। तो मैं डायरेक्टली एक्स के साथ वाई कनेक्ट नहीं कर रहा, पहले मैंने X1 के साथ एक टाइमर चलाया और टाइमर में 30 पूरा होने के बाद वो टाइमर जो है वो वाई आउटपुट को, यानी कि बल्ब जो कनेक्टेड है उसको चलाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि पीएलसी में हम टाइमर जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके नीचे फिर इंडस्ट्रीज में टाइमर की क्या एग्जांपल्स हैं और हम डेली लाइफ में हम टाइमिंग की क्या एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है कि मैं X1 प्रेस करूंगा, फिर कुछ टाइम बाद जाके जो है वो वाई ऑन होगा। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। अभी जो हम पीएलसी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी पीएलसी जो है वो कौन सी है? पीएलसी हमारी SS2 पीएलसी है, नीचे यहाँ पे मेंशन हुआ है। तो उसी के हिसाब से हम डिवाइस देख लेते हैं कि SS2 पीएलसी में, ये हमारी SS2 पीएलसी है, SS2 सीरीज में। ये मैंने इसकी हेल्प खोली है और हेल्प में आपको ये तमाम इसकी स्पेसिफिकेशन मौजूद हैं जो SS2 पीएलसी है, ठीक है जी। इसके प्रोग्रामिंग में इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, 7920 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। तीनों तरह की लैंग्वेज को ये फॉलो करता है। इसकी जो स्कैन टाइम है वो 0.54 माइक्रो सेकेंड्स है, ठीक है। लोड की जो इंस्ट्रक्शन है मूव वो 0.54 लेती है और मूव की इंस्ट्रक्शन जो है वो 3.4 माइक्रो सेकेंड्स लेती है। क्लियर हो गई बात? जब एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो एंड लिखा हुआ आएगा, आफ्टर में एंड लिखा हुआ आता है। इसमें हम देख लें कि हमारे पास जो टाइमर्स हैं वो टाइमर्स हमारे पास तीन तरह के टाइमर्स हैं। पहला जो है वो टाइमर है उसकी रेजोल्यूशन है 100 मिली सेकेंड्स, दूसरा टाइमर है 10 मिली सेकेंड्स का और तीसरा जो है 1 मिली सेकेंड्स का। तो मैं T0 टाइमर अगर इस्तेमाल करूंगा तो उसकी रेजोल्यूशन होगी 100 मिली सेकेंड्स। 100 मिली सेकेंड्स का मतलब क्या है? 100 मिली सेकेंड्स का मतलब ये है कि उसकी एक रेजोल्यूशन जो है वो 100 मिली सेकेंड्स होगी। और अगर अब इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। हम T0 ले लेते हैं जिसका जो रेजोल्यूशन है वो 100 मिली सेकेंड्स है और टोटल हमारे पास जो टाइमर्स हैं वो 256 टाइमर्स हैं और एक टाइमर का जो साइज है वो 16 बिट्स का है।
तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे नोट डाउन करनी। टोटल हमारे पास 256 टाइमर है जो कि स्टार्ट होंगे T0 से T255 तक। ये यहाँ पे मेंशन हुआ है, T0 इज द फर्स्ट एंड T255 इज द लास्ट। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब हम जो है वो पीएलसी की लैडर लॉजिक में टाइमर को बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट मैं दोबारा अगेन इस एंड के लाइन को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इनपुट लगाया, इनपुट में ले लेता हूँ x2। x2 के बाद अब मैं यहाँ पे टाइमर की इंस्ट्रक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि x2 से ऑपरेट होगा या इनेबल होगा। अगेन मैं जाता हूँ अपनी इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन विंडो की तरफ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया TMR। ये आ गया TMR टाइमर। टाइमर में हमारे पास जो है वो T है, T0 मैं यूज़ कर रहा हूँ और T0 के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है कितने टाइम बाद, उसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके पास जो है वो 100। ठीक है, 100 मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कांस्टेंट जो कि यूज़ हो रहा है K के लिए, और टाइमर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ T0। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया TMR T0, मैंने टाइमर इस्तेमाल किया है और इसमें जो मैंने वैल्यू ऐड की, डिले जो मैंने टाइम ऐड किया है वो 100 का ऐड किया। अब देख लेते हैं कि ये 100 क्या है। ठीक है, अब इस T0 के बाद मैं इस T0 को एज अ इनपुट लूंगा। जैसे T0 आ जाए उसके बाद फिर मेरा जो आउटपुट है, जो भी मोटर कनेक्टेड है वो ऑन हो जाए Y2। ठीक है, अब ये मेरा स्टार्ट का बटन है, मैं इसको लेबल कर देता हूँ कि ये मेरा रॉ कमेंट डिवाइस कमेंट ये मेरा स्टार्ट है। ठीक है, स्टार्ट 2। और ये मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा लैंप है। ठीक है, तो हमारे पास अब इस तरीके से हम इसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये इंस्ट्रक्शन बना लिए, मैं X2 को प्रेस करूँगा, कुछ टाइम बाद जाके जो मैंने यहाँ टाइम डिफाइन किया है उसके बाद जाके Y2 जो है वो ऑन होगा। अब पहले यहाँ पे देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कंपाइल की इंस्ट्रक्शन से मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद अगेन मैं सिमुलेटर ऑन करूँगा, ऑनलाइन मोड को ऑन करूँगा और पीएलसी को रन करूँगा। ये 3 स्टेप्स मैंने करने हैं। सिमुलेटर मैंने ऑन किया, सिमुलेटर ऑन करने के साथ पीएलसी को डाउनलोड किया और ऑनलाइन मोड में लेकर आया और उसके बाद रन कर दिया। ठीक है जी, अब ये सिमुलेटर भी ऑन हो गया, रन भी ऑन हो गया और ऑनलाइन मोड में भी आ गया। अब आप इसको देखिएगा कि Y2 आउटपुट जो है वो X2 के कितनी देर बाद जाके ऑन होता है। तो ये एक एग्जांपल है कि मैंने इन टाइमर से ऑन डिले टाइमर जो है वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैंने सेट ऑन किया, अब यहाँ पे टाइम चल रहा है। कितना टाइम लगा अंदाजन? इस टाइम की कैलकुलेशन जो है हम किस तरीके से करेंगे कि मेरे पास जो T0 है, जो T0 टाइमर है उसकी जो रेजोल्यूशन है वो कितनी है, जो मैंने अभी यहाँ से मेंशन की थी। T0 जो टाइमर है उसकी रेजोल्यूशन है 100 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो 100 मिली सेकेंड से क्या मतलब है? 100 मिली सेकेंड से मतलब ये है कि 0.1 सेकेंड। ठीक है, 100 मिली सेकेंड से क्या मतलब है कि 0.1 सेकेंड। अगर मैं 100 की वैल्यू को फॉर इंस्टेंट मैं कैलकुलेटर में जो मैंने वैल्यू फिट करी है अभी, रेजोल्यूशन टाइम तो 0.1 सेकेंड है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने के में वैल्यू रखी है वो 100 रखी है, तो आपके पास कितना टाइम आ रहा है? तो टोटल जो हमारे पास टाइम पीरियड बन रहा है वो 10 सेकंड का बन रहा है। ठीक है, तो 10 सेकंड के बाद जो है वो Y2 आउटपुट जो है वो ऑन हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अगेन मैं दोबारा इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जो टाइम, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ करने के बाद दोबारा स्टार्ट ऑन करूँगा। तो 10 सेकंड बाद जाके लैंप जो Y2 पे लैंप कनेक्टेड है वो ऑन होगा। इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑन डिले टाइमर यूजिंग डेल्टा TLC टाइमर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मजीद एप्लीकेशंस हो सकती हैं। मैं अब यहाँ से इसको इसी सीक्वेंस में ऑफ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो है वो TLC को स्टॉप करूँगा। TLC को स्टॉप कर दिया मैंने, इसके बाद ऑफलाइन मोड ख़त्म कर दिया और सिमुलेटर भी हटा दिया। ठीक है जी, वापस हम इसमें आ गए, हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पे देख ली। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रेजेंटेशन में वो हम देख लेते हैं कि ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं या इसके जो कुछ प्रोसेस हैं कि हम ऑन डिले टाइमर को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक टाइमर की एग्जांपल है जो लिखा हुआ है PTO जनरेशन। PTO से मतलब है पल्स ट्रेन आउटपुट।
नॉर्मली जो पल्स ट्रेन आउटपुट की ड्यूटी साइकिल होती है वो 50% ड्यूटी साइकिल होती है। और 50% ड्यूटी साइकिल से क्या मतलब है कि पॉइंट मतलब पल्स का जो ऑन टाइम है और पल्स का ऑफ टाइम जो है वो दोनों इक्वल होंगे। जितनी देर के लिए पल्स ऑन होगी उतनी ही देर के लिए पल्स ऑफ होगी। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे एक पल्स जो है वो आपको नीचे नजर आ रही है, जो लो टाइम है उसका वो हाई टाइम के बराबर है। अब इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको पल्स ट्रेन आउटपुट को यहाँ पे हम जनरेट करेंगे पीएलसी पे। ये इसका कुछ लैडर लॉजिक है और ये इसकी सीक्वेंस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे T0 टाइमर इस्तेमाल किया, उसमें जो वैल्यू मूव करी है वो K20 है। ठीक है, तो K20 और T0 की जो रेजोल्यूशन है वो 100 मिली है, यानी कि 0.1। जब आप 0.1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, तो उसी टाइम के लिए वो ऑन रहेगा और उस टाइम के लिए वो ऑफ रहेगा। तो T0 जो है वो ऑन टाइम है, ऑफ टाइम है हमारा, और T1 जो है वो ऑन टाइम है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास इस लैडर लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके देखें बाद में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम किस तरीके से इन टाइमर्स को यूज़ करते हैं। तो हमने इसमें पहले जो इससे एग्जांपल थी उसमें सिर्फ ऑन डिले टाइमर था। अब ये ऑन और ऑफ के कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो टाइमर्स के कॉम्बिनेशन से हम ऑन डिले ऑफ डिले बना रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि अब ये एक टाइमर दूसरे टाइमर को ऑन करता है और दूसरा वाला टाइमर पहले वाले टाइमर को ऑफ कर देता है। तो एक जस्ट लाइक जो है वो ट्विन सिचुएशन है। तो दो टाइमर्स की मदद से T0 जो है वो लो टाइम शो कर रहा है और T1 जो है वो हाई टाइम को शो कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लैडर डायग्राम को जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टाइमर्स का कॉन्सेप्ट किस तरीके से है। ठीक है, अगेन हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो है ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स की। तो ये हम पीएलसी की लैडर लॉजिक में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी लैडर लॉजिक गिवन है। अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन टाइमर्स की जो एग्जांपल्स हैं उनको आप लाजमी देखें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएं और आप देख सकें कि पीएलसी में जो हम टाइमर्स हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमने एक टाइमर की एग्जांपल देख ली, ऑन डिले टाइमर। उसके बाद फिर मैंने आपको टास्क एक दिया है कि आप उसमें पल्स ट्रेन आउटपुट का जो है लैडर लॉजिक अपने तौर पर बनाएं, जो कि यहाँ पे गिवन है, बस आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। सेकंड आपका जो टास्क है वो ये है कि टाइमर की जो एग्जांपल है ट्रैफिक लाइट्स, लैडर लॉजिक का स्केच यहाँ पे गिवन है, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने डेल्टा के पीएलसी सॉफ्टवेयर में, WPL सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास है पीएलसी काउंटर्स। पीएलसी काउंटर्स अगेन हमारे पास 16 बिट के काउंटर्स हैं और ये भी स्टार्ट होंगे C0 से और जाएगा C255 तक, यानी कि 256 हमारे पास टोटल काउंटर्स हैं। और काउंटर का जो API नंबर है, इंस्ट्रक्शन नंबर है, वो हमारे पास है 97 और इसकी शॉर्ट फॉर्म है CNT। अगर आप इंस्ट्रक्शन पे लिख के CNT लिखेंगे तो आपके पास ये काउंटर जो है वो आ जाएगा। आप इसको देख लेते हैं कि काउंटर हम किस तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं पीएलसी में। तो इसके लिए मैं अगेन जो है वो पीएलसी के लैडर लॉजिक में चले जाते हैं और यहाँ पे मैं जो है वो टाइमर, ये एंड की इंस्ट्रक्शन में यहाँ से रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे एक X3 एक इनपुट लगाता हूँ और इसके साथ मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में जाता हूँ। इंस्ट्रक्शंस में तो मैं गया तो मैं लिख देता हूँ CNT काउंटर, 16 बिट काउंटर। ठीक है जी, 16 बिट काउंटर में क्या है, काउंटर काउंटर C0 इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी देर बाद काउंट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ कि मैं 5 टाइम्स, मैं 5 टाइम्स जो है वो काउंट कर रहा हूँ, 5 टाइम्स बाद जाके ये ऑन होगा। ठीक है, तो C0 मैंने इस्तेमाल किया है और मैं इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं C0 को एज अ कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करूंगा और उससे कोई ना कोई आउटपुट जो है उसको यूज़ करूंगा, C0। ठीक है, अब मैं इसके बाद एक आउटपुट चला रहा हूँ और आउटपुट मेरे पास होगा Y2 तक मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ और Y3 में अब आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो इसका मैं कमेंट दे देता हूँ, डिवाइस कमेंट पल्स। ठीक है जी, ये मेरे पास पल्सेस कहीं से आ रही हैं। अब ये पल्सेस कहाँ से आ रही हैं, जो इससे पहले वाली एग्जाम्पल थी ना पल्स ट्रेन आउटपुट की, अब मैं उसको इसके साथ सिंक कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पल्सेस आ रही हैं इनपुट पे, तो ये पल्स है और ये जो है हमारे पास, जब हमारे पास 5 पल्सेस पूरी हो जाएंगी तो हम इसको जो है वो ऑन कर देंगे लैंप को। ठीक है,
या हम इस फैन को ऑन कर देंगे। हमारा पल्स है और पल्स की बेसिस पे फैन जो है वो ऑन हो रहा है। अब हम इसको सिमुलेट करते हैं। ये अभी इस वक्त ग्रे एरिया में आ रहा है, इसको जब मैं कंपाइल करूँगा तो ये ग्रे हट जाएगा यहाँ से, और अभी कंप्लीट हो गया। x3 इनपुट है और y3 इज द आउटपुट है। ठीक है जी, तो ये रहा कंप्लीट x3 y3। अगेन सिमुलेटर ऑन करते हैं सबसे पहले। सिमुलेटर ऑन करने के बाद ऑनलाइन मोड और डाउनलोड करते हैं, यस, और रन करते हैं, यस। ठीक है जी, तो अब ये K0 में जो अभी इस काउंटर की जो वैल्यू है ये 0 पर है। ठीक है, काउंटर की वैल्यू क्या है, 0 है। अब मैं इस काउंटर की वैल्यू को यहाँ से सबसे पहले एक दफ़ा ऑन किया, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, चेंज होकर 1 हो गई। मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, एक पल्स इसके पास आ गई, ऑन करके ऑफ कर दिया। ठीक है, क्या आ गई काउंटर के पास, काउंटर में T0 में जो वैल्यू है अब वो कितनी हो गई, पहले यहाँ पे 1 थी, अब यहाँ पे सॉरी पहले यहाँ पे 0 थी, अब यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई। अब इसी तरीके से मैं अगेन इसको जो है वो क्या करूँगा, ऑन करा ऑफ कर दिया, अब यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई, अब ये 2 हो गई। जैसे ही ये K5 के बराबर हो जाएगा, तो K5 के जैसे ही बराबर होगा तो ये Y3 जो फैन कनेक्टेड है Y3 आउटपुट पे ये ऑन हो जाएगा। अगेन मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने थर्ड टाइम कर दिया, तीसरी पल्स आ गई, ऑन करके ऑफ कर दिया, ये फोर्थ टाइम कर दिया, फोर्थ पल्स आ गई। अब मैं जैसे ही ऑन करूंगा तो Y3 ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पर जितनी भी पल्सेस दूं ये ऑन ही रहेगा, क्योंकि इसको Y5 या C0 जो है वो ट्रिगर हो चुका है और Y3 हमारा जो फैन कनेक्ट था वो ऑन हो चुका है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है जिसकी मदद से हम डेल्टा पीएलसी में टाइमर्स को भी देख सकते हैं और इस तरीके से काउंटर्स को भी देख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब अगेन मैं इसको ऑफ करता हूँ, पीएलसी को स्टॉप किया, पीएलसी को स्टॉप करने के बाद मैंने ऑफलाइन मोड हटाया और सिमुलेटर हटाया। अब हम वापस डिज़ाइन मोड में आ गए, वापस बैक करते हैं स्लाइड की तरफ। स्लाइड में हमारे पास और क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये एक कार पार्किंग की एग्जांपल है जो कि एनिमेटेड फॉर्म में है। तो आप देखेंगे यहाँ पे गैरेज में आपके पास 5 कार्स जो हैं वो पार्क हो सकती हैं, और इन एक सेंसर लगा हुआ है इनपुट पे और एक सेंसर लगा हुआ है आउटपुट पे। तो हमारे पास दो तरह के इनपुट्स हैं, कौन से, एक मेन इन पे सेंसर लगा हुआ है और एक मेन आउट पे सेंसर लगा हुआ है। तो हमारे पास इस पूरे प्रोसेस में दो इनपुट्स हैं, ठीक है, दो सेंसर्स हैं, एक मेन इनपुट गेट पे लगा हुआ है, एक आउटपुट गेट पे लगा हुआ है। और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो दो आउटपुट्स हैं। दो आउटपुट्स कहाँ हैं, ये दो हमारे पास लैंप है। एक लैंप जो है वो फुल को शो कर रहा है कि गैरेज में पार्किंग एरिया जो है वो फुल है, और दूसरा जो है वो एम्प्टी को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगेन आप ट्राई करें इसको। आई होप कि आपकी जो स्किल्स हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स वो इंक्रीज होंगी। और सिर्फ मैंने इसमें ये बता दिया कि आपको दो इनपुट्स हैं इसमें और दो इसमें आउटपुट्स हैं। ठीक है, और इसमें 5 की जगह है तो आपने एक काउंटर ऐसा इनिशियलाइज कराना है कि C05, जिस तरह मैंने अभी लिया था पल्स के लिए। ठीक है, तो आपने जो है वो इसको देखना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो काउंटर की। इस पूरे सिस्टम में दो इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स हैं आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी एग्जांपल है काउंटर की, जो कि बॉक्स फिलिंग है। इसमें भी हमारे पास दो इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स हैं। नजर आ रहा है सेंसर फॉर बॉक्स, एक इनपुट जो है वो बॉक्स का सेंसर है, जो कि बॉक्स की कन्वेयर पे बॉक्स आ रहे हैं उनको सेंस कर रहा है। और एक सेंसर जो है वो एप्पल्स के लिए है, एप्पल्स की बॉक्स में फिलिंग हो रही है। एक सेंसर एप्पल्स के लिए है जो कि एप्पल की कन्वेयर के पास लगा हुआ है, कन्वेयर से एप्पल्स आ रहे हैं और वो बॉक्स कन्वेयर पे बॉक्स में फिलअप हो रहा है। तो हमारे पास इसमें दो इनपुट्स हैं। ठीक है, दो इनपुट्स के साथ साथ हमारे पास जो है वो इसमें दो आउटपुट्स हैं जो कि दो कन्वेयर बेल्ट्स हैं, एक एप्पल मोटर कन्वेयर है और एक बॉक्स मोटर कन्वेयर है। और इनफैक्ट हमारे पास इसमें कंट्रोल पैनल भी मौजूद है और कंट्रोल पैनल में भी हमारे पास दो इनपुट्स हैं। कंट्रोल पैनल के जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो स्टार्ट और स्टॉप है। तो हम एक स्टार्ट के बटन से इस बॉक्स फिलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपने लैडर लॉजिक में इनकॉर्पोरेट करना है, और इसी तरीके से स्टॉप के बटन से हम इस पूरे प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, ये भी आपने लैडर लॉजिक में इनकॉर्पोरेट करना है। तो अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो है वो 4 इनपुट्स हैं, ठीक है, दो स्टार्ट स्टॉप और दो सेंसर्स, और हमारे पास दो आउटपुट्स हैं। जब आप काउंटर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई होप कि आप इसको जो है वो लाजमी फुलफिल करें, ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो थोड़ी सी और इन्हेंस हो जाए।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो पीएलसीज में इस्तेमाल होते हैं डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। तो नॉर्मल जो पीएलसीज के प्रोटोकॉल्स हैं, वाइड प्रोटोकॉल्स, वो ज़्यादातर सीरियल कम्युनिकेशन होता है, RS-485 कम्युनिकेशन होता है। सीरियल को हम कहते हैं RS-232 कम्युनिकेशन, ठीक है, RS-485 और RS-222। नॉर्मली जो मैनी पीएलसीज जो सप्लायर्स हैं वो इन ओल्ड फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ और इसकी डिटेल है, जो करेक्टरिस्टिक्स है कि प्रोटोकॉल्स, कॉमन जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। अभी जो मैंने डिस्कस किया था वो RS-232, उसका बॉड रेट क्या है, नेटवर्क लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ नोड्स कितने कनेक्ट हो सकते हैं, 485 किस तरीके से है, ठीक है। और इसी तरीके से ईथरनेट। अब जो नए ट्रेंड्स के मुताबिक हम ईथरनेट और उससे आगे की तरफ हम जा रहे हैं, जिसका बॉड रेट जो है वो ज़्यादा बेस्ट है और उसकी जो लेंथ है वो भी जो है वो ज़्यादा किलोमीटर तक है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाहिर है 255 नंबर ऑफ नोड्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं सीरियल के अलावा, वो मॉडबस RTU, ठीक है, ईथरनेट आईपी, ईथरनेट TCP IP, मॉडबस TCP IP और प्रॉफीनेट वगैरह। इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। मॉडबस जो है वो सबसे ओल्ड वर्जन या सबसे जो है वो कॉमन प्रोटोकॉल है, जो कि मॉडिकॉन ने डेवलप किया था। जिसने पहली पीएलसी बनाई थी उसने पहला प्रोटोकॉल भी जो है वो बनाया था। और इस प्रोटोकॉल का जो नाम है वो है मॉडबस RTU। RTU स्टैंड फॉर रिमोट टर्मिनल यूनिट, ठीक है। तो मॉडबस RTU मॉडिकॉन ने बनाया था और सबसे कॉमन है, सबसे ओल्ड है। अच्छा, क्या करता है, रन होता है RS-485 नेटवर्क पे। बट क्या प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये सीरियल प्रोटोकॉल है, तो आज जब आप हाई स्पीड डेटा या रियल टाइम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो अपनी डिमांड्स के मुताबिक, तो आपके लिए ये चॉइस जो है वो ज़्यादा फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको मॉड बस को छोड़ के ईथरनेट की तरफ जाना पड़ेगा। ईथरनेट के जो प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, ईथरनेट IP है, ईथरनेट TCP है, मॉड बस TCP, इवन ईथरनेट यूज़ करते हैं और प्रॉफीनेट। तो अब फिर आपने सीरियल को हटा के फिर आपने ईथरनेट की तरफ जाना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें रियल टाइम डेटा, क्योंकि सीरियल डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसमें स्पीड जो है जाहिर सी बात है लिमिट होगी। और अगर आप रियल टाइम एप्लीकेशंस पे जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये सीरियल प्रोटोकॉल जो है इज़ नॉट अ गुड चॉइस। ईथरनेट क्या है, जैसे कि नाम से मैंने बताया था कि ईथरनेट IP होता है, ईथरनेट TCP होता है, मॉडबस TCP, प्रॉफीनेट। अच्छा, अनलाइक सीरियल प्रोटोकॉल, मल्टीपल ईथरनेट प्रोटोकॉल्स कैन रन ऑन सेम ईथरनेट। एक ईथरनेट पे मल्टीपल ईथरनेट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो रन हो सकते हैं। दोबारा अगेन, एक ईथरनेट जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी PLCs हो गई, बहुत सारे HMI हो गए, फील्ड आयोज हो गए, सेंसर एक्चुएटर्स हो गए, उन तमाम को आपस में इंटर कनेक्ट कर दिया। इसके थ्रू, ईथरनेट के थ्रू। ईथरनेट जो है वो फास्टर कम्युनिकेशन है एज कम्पेयर टू सीरियल कम्युनिकेशन। और इसमें जो है आप ये कर सकते हैं कि डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग सिंगल केबल। आप इथरनेट केबल के थ्रू डिफरेंट डिसिमिलर डिवाइसेस को भी इंटरकनेक्ट आपस में कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोटोकॉल से रिलेटेड था जो PLCs में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जब हम नेक्स्ट सेशन में हमारा कल जब हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल IoT को या IR 4.0 को, तो उसमें हम मज़ीद जो है वो कम्युनिकेशन कुछ देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो है वो जो अभी तक हमने PLCs पढ़ी हैं वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में किस किस तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये सबसे पहला जो हमारे पास नाम लिखा हुआ स्टैंड अलोन PLC। स्टैंड अलोन से मतलब यह है कि एक PLC है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा HMI कनेक्ट हो जाएगा और सेंसर एक्चुएटर्स कनेक्ट हो जाएंगे, और वो अपना एक स्टैंड अलोन वर्क कर रहा होगा, जो भी इसको प्री डिफाइंड टास्क आपने पहले से डिफाइन कर दिया है। दैट इज कॉल्ड द स्टैंड अलोन PLC। नॉर्मली हम स्मॉल सिस्टम्स में, प्रोसेस में एक सिंगल PLC लगाते हैं, उसमें 3-4 इनपुट्स होते हैं, 3-4 आउटपुट्स होते हैं और एक HMI कनेक्ट कर देते हैं ताकि विजुअलाइजेशन हो सके। और विजुअलाइजेशन जब हो सकेगी तो आपके पास एक छोटा सा सेटअप बन जाएगा जिसको आप कहेंगे स्टैंड अलोन PLC, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हम मल्टीपल PLCs हम इस्तेमाल करें कि एक PLC के साथ कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, दूसरी PLC के साथ कुछ सेंसर्स, कुछ एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, तीसरी PLC के साथ कुछ सेंसर्स और एक्चुएटर्स फिर अगेन लगे हुए हैं। आप यहाँ पे देखिए कि ये पूरा एक
प्रोसेस है स्टैंड अलोन, ठीक है, ये एक पूरा स्टैंड अलोन है प्रोसेस नंबर 2, ये पूरा एक प्रोसेस है प्रोसेस नंबर 3, यहाँ पे नीचे मेंशन है, ये प्रोसेस नंबर 1 है, ये प्रोसेस नंबर 2 है, ये प्रोसेस नंबर 3 है। अब ये तीनों प्रोसेस जो हैं ये नेटवर्क केबल के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, एक चौथे कंट्रोलर पे जा रहे हैं। अब ये पीएलसी जो मेन पीएलसी है, दैट इज कॉल्ड द मेन पीएलसी कंट्रोलर जो है। अब मेन पीएलसी का जो टास्क है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इधर, इधर और इधर, ठीक है। हम नहीं चाह रहे थे कि हम मेन पीएलसी के साथ सारे सेंसर्स एक्चुएटर्स को एक साथ कनेक्ट कर दें, तो हमने पीएलसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई कुछ सेंसर्स और एक्चुएटर्स पीएलसी 1 के पास हैं जो कि प्रोसेस 1 के हैं, कुछ सेंसर्स और एक्चुएटर्स पीएलसी 2 के पास हैं जो कि प्रोसेस 2 के हैं, और कुछ सेंसर्स और एक्चुएटर्स जो हैं वो पीएलसी 3 के पास हैं जो कि प्रोसेस 3 के हैं। और ये तीनों जो है अपना डेटा जो है ये नेटवर्क के थ्रू मास्टर पीएलसी को डेटा जो है प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां से इंस्ट्रक्शन लेके अपने एक्चुएटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। So that topology is called distributed PLCs, ठीक है, distributed PLCs। अब ये हो गया सेकंड, पहला था स्टैंड अलोन पीएलसी जो कि हमारे पास सिर्फ स्टैंड अलोन था, तीसरा हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड पीएलसी। थर्ड वन इज द रिडंडेंट पीएलसी। अब रिडंडेंट पीएलसी का मतलब ये है कि इसमें हमने पीएलसी तो 2 इस्तेमाल करी मगर काम एक वक्त में एक का हो रहा है, ठीक है। ये क्या क्यों हो रहा है, रिडंडेंट का मतलब ये है कि हम इसको सेफ सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। और रिडंडेंसी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है हार्डवेयर रिडंडेंसी, एक होती है सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी। हमारे पास अगर हार्डवेयर पीएलसी का या प्रोसेसर 1 जो यहाँ कनेक्टेड है, अगर ये इन केस फेल हो जाता है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है इसमें तमाम इनपुट आउटपुट जो है वो इससे कनेक्टेड है इस वक्त, और तमाम इनपुट और आउटपुट जो है इन एनी केस ऑफ फेलियर ऑफ पीएलसी 1 या प्रोसेसर 1 हमने एक रिडंडेंट एक स्पेयर पीएलसी जो है वो कनेक्ट करके रखी हुई है जो कि इन्हीं सेंसर्स और एक्चुएटर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 2 पीएलसी हो गई। ये टोपोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है और ये हमने बना लिया हार्डवेयर रिडंडेंट सिस्टम, हार्डवेयर रिडंडेंट पीएलसी सिस्टम, कि एक पीएलसी तो अपना काम कर रही है, इन केस अगर वो पीएलसी फेल होती है, ठीक है, तो इसी की पीएलसी के साथ फाइबर ऑप्टिक्स लिंक के थ्रू दूसरी पीएलसी कनेक्ट है, फाइबर ऑप्टिक्स लिंक के थ्रू दूसरी पीएलसी कनेक्ट है। और अगर ये इनकेस ये फेल हो जाती है तो हम इस वाले सिस्टम के थ्रू अपना जो भी वर्क है, जो भी प्रोसेस है, उसको ऑटोमेट या उसको रन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिडंडेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी या रिडंडेंट पीएलसी। और हमने इसको हार्डवेयर में इस्तेमाल किया तो हम इसको कहेंगे हार्डवेयर, हार्डवेयर रिडंडेंसी। पीएलसी को हमने अच्छी तरीके से देख लिया है। पीएलसी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हमारा टूल है इंडस्ट्रियल का, वो है HMI या ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ठीक है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें ह्यूमन होंगे यानी कि यूजर्स या ऑपरेटर जिसको आप कहते हैं, और इक्विपमेंट या प्रोसेस होगा, ठीक है। कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी मशीन होगी जिसका जो है वो ह्यूमन मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे एक डेल्टा की पीएलसी शो की गई है, DOP सॉफ्ट, ये इसका सीरीज है, डेल्टा की सीरीज है DOP, और उसकी हम पीएलसी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हमने डेल्टा का सॉफ्टवेयर पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया, इसी तरीके से हम डेल्टा का सॉफ्टवेयर HMI डिजाइनिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा है कि मैन और मशीन के दरमियान इंटरफेस को हम कहते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस, या इसका दूसरा नाम है मैन मशीन इंटरफेस। तो हम इसको देख लेते हैं कि HMI हमारे पास जिस तरह पीएलसी में डिफरेंट टाइप्स के टाइप्स हैं, इसी तरीके से HMI में भी डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं साइजेस के हिसाब से। सबसे पहला जो है वो स्टैंडर्ड HMI है। स्टैंडर्ड HMI में क्या है कि आपके पास स्टैंडर्ड HMI डिस्प्ले होगा और इसके साथ 2 कॉम पोर्ट्स अवेलेबल होंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा एडवांस सर जी सर हम थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, अगर आप इसको वाइंड अप कर लें यहाँ तक। बस ये एंड की स्लाइड्स हैं 2 से 3, तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, 10 मिनट मुझे देना। जी सर, ओके सर। इसके बाद हमारे पास बेसिक HMI है। बेसिक HMI के बाद हमारे पास एडवांस HMI है, ठीक है। एडवांस HMI में क्या होगा, वाइड स्क्रीन होगी, कॉम पोर्ट के साथ साथ ईथरनेट पोर्ट भी अवेलेबल होगी, और इसमें इनपुट्स भी होंगे, मल्टीलिंगुअल इनपुट्स, कि आप उस HMI में डायरेक्टली इनपुट भी सेंसर आप इनपुट भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। हम जो है वो स्टैंडर्ड HMI की तरफ जाएंगे जो कि सबसे बेसिक है हमारे पास, मतलब लो कॉस्ट भी होती है, और नॉर्मल हम इसमें जो है वर्क कर लेते हैं। अगर हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है तो हमारे लिए स्टैंडर्ड HMI कॉस्ट के हिसाब से एक बेस्ट चॉइस है।
अच्छा, HMI का जो सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो है DOP सॉफ्ट। DOP सॉफ्ट जो है वो डिज़ाइन करता है डेल्टा की HMI स्क्रीन्स को। तो हम जो अब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे वो होगा डेल्टा की HMI का सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम HMI को डिस्कस कर लेंगे तो हम अब DOP सॉफ्ट की तरफ जाएंगे। मैं उसका थोड़ा सा आपको एनवायरनमेंट दिखा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इस डेल्टा के सॉफ्टवेयर पे हम कुछ जो है वो स्क्रीन्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे, कुछ प्रोसेस वगैरह डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से विंडोज़ की स्विचिंग होती है आपस में, पासवर्ड प्रोटेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन या बार ग्राफ्स वगैरह या कुछ इस तरह के ट्रेंड्स और प्लॉटिंग वगैरह, इन तमाम चीज़ों को हम नेक्स्ट सेशन जो कि हमारा कल है उसमें हम इसको जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास मैं आपको इसका सिर्फ ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि हम DOP सॉफ्ट हमारे पास क्या है। और DOP सॉफ्ट हमारे पास जो है वो इस तरह की स्क्रीन है। मैं इसको न्यू कर देता हूँ आपके लिए। और ये हमारे पास DOP सॉफ्ट का एक मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है आपके लिए अभी। और इस तरह की स्क्रीन्स आएंगी हमारे पास और इस स्क्रीन्स पे हम लोग जो है वो डिज़ाइनिंग करेंगे। तो जिसने इंस्टॉल नहीं किया वो काइंडली इंस्टॉल कर लें ताकि हम हाथ हैंड टू हैंड जो है इसको हैंड्स ऑन भी करते रहें साथ साथ। और अब जो है वो इसके बाद जब हम PLCs हमने पढ़ ली, HMI हमने पढ़ ली, अब कुछ एडवांस इस तरीके से लेवल है कि HMI का आपने सॉफ्टवेयर देख लिया DOP सॉफ्ट, क्योंकि हम कल डिस्कस करेंगे डीपली डिटेल में। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ ये है कि हम PLC हमने अलग पढ़ी है अभी और HMI हमने अलग डिस्कस किया है अभी। एक चीज़ ये है कि PLC प्लस HMI, ठीक है। PLC प्लस HMI यूनिट क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है PLC और HMI का। अब हमारे पास नॉर्मली ये होता है कि पहले हम PLCs अलग लेते थे, HMI हम अलग लेते थे और उसको फिर इंटरफेस करते थे और PLC में हमारे पास इनपुट आउटपुट्स होते थे, HMI में हमारे पास सिर्फ डिस्प्ले होता था। अब हमारे पास HMI ऐसी आ गई है कि जिसमें PLC बिल्टन है, जिसको हम कहते हैं HMI प्लस PLC या कॉम्बो, HMI PLC कॉम्बो। कॉम्बो के अंदर क्या है कि उसकी कॉस्ट, जब जाहिर सी बात है जब आप दो चीज़ें अलग अलग लेंगे तो कॉस्ट हाई होगी, और जब दो चीज़ें आप कंबाइन करके ले लेंगे तो कॉस्ट जो है उसकी लो हो जाएगी। मगर कॉस्ट लो होने के साथ साथ उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसमें प्रोसेसर जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि आप PLC आप उसमें बेसिक प्रोसेस तो कर सकते हैं मगर आप एडवांस प्रोसेस उसमें नहीं कर सकते। उसकी मेमोरी भी लिमिटेड होगी, क्योंकि कुछ मेमोरी HMI की है, कुछ PLC की मेमोरी है, तो मेमोरी लिमिटेड होगी। नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो ज़्यादा नहीं होंगे, वो बहुत लो होंगे, लेस IO की होगी अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं PLC प्लस HMI का। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, स्मॉल सिस्टम्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज वाइज अगर देखें कि दो चीज़ें अलग अलग यूज़ कर रहे हैं बजाय इसकी कि हम एक साथ ही इस्तेमाल कर लें, तो PLC है, PLC के बैक साइड पे हमारे पास जो है वो टर्मिनल दिए होते हैं इनपुट्स के आउटपुट्स के, तो उसके थ्रू हम जो है वो PLC में ही अपने HMI में ही अपने सेंसर जो है उनको कनेक्ट कर लेते हैं और वही हमारी PLC होती है। और PLC में सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक ही सॉफ्टवेयर होता है और एक ही सॉफ्टवेयर में हम इसकी प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं और डिजाइनिंग भी कर लेते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके बारे में आपको बताना था कि हम ज़्यादा अगर आपके पास स्मॉल सिस्टम है या स्मॉल एप्लीकेशन है तो आप इस तरफ भी जा सकते हैं कि आप कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लें। HMI लें ऐसी कि उसके पीछे PLC भी गिवन हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अब ये भी हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ऑटोमेशन स्टूडियो का, जिसके ज़रिए हम रियल टाइम ऑटोमेशन जो है उसको सिमुलेट करेंगे। और ये भी अब फिलहाल टाइम की वजह से, लिमिट की वजह से अब हम कल ही देखेंगे इसको। और इसमें है सिस्टम डिज़ाइनिंग, इसमें हो सकती है सिमुलेशन वगैरह इसमें हो सकता है और प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन इसमें हो सकती है। तो इसके तीन मेन फीचर्स हैं, ना सिर्फ आप सिमुलेशन करेंगे बल्कि आप अपने सिस्टम को, स्मॉल सिस्टम को डेवलप भी कर सकते हैं और साथ साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लें कि हम ये ऑटोमेशन स्टूडियो का जो सॉफ्टवेयर है उसको कल देखेंगे और जो हमने आज लॉजिक्स बनाई हैं WPL सॉफ्ट पे, उसको हम ऑटोमेशन स्टूडियो पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये, और सेकंड ये है कि हम HMI का जो DOP सॉफ्टवेयर है उसको भी कल हम हैंड्स ऑन करेंगे, उसकी डिटेल हम देखेंगे। तो फिलहाल आज तक के लिए थैंक यू। ये दो चीज़ें अभी रह गई हैं आज के टॉपिक से, जो कि ऑटोमेशन स्टूडियो है और सेकंड जो है हमारे पास HMI का कुछ स्क्रीन और डिज़ाइनिंग है, लेआउट्स वगैरह, तो उसको हम कल देखेंगे। अभी हमारे पास जो है वो टाइम हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का। ये स्लाइड्स जो है ये आपको मिल जाएगी। अगर कोई सवाल इसके बारे में करना चाह रहा है तो मैं पहले बता दूं कि ये स्लाइड जो है ये आपको अवेलेबल होगी
ठीक है, कल हमारा एक और सेशन है, कल के बाद डे 1 की स्लाइड अलग है और डे 2 की स्लाइड अलग है। तो कल के बाद ये दोनों स्लाइड्स जो हैं ये आपके जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उस पर भी अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि होस्ट से कि अगर कोई सवाल लेना चाहें तो माइक ऑन करके। सर सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह पाइथन के ऑनलाइन सिमुलेटर होते हैं वो ऐप के ज़रिए से चल जाते हैं, तो जी क्या जी। पीएलसी के भी इस तरह के कोई ऑनलाइन सिमुलेटर हैं जिसके ऊपर हम लैडर लॉजिक बेस लॉजिक बना सकें टाइमर के थ्रू, या नॉर्मली ओपन क्लोज के ऑप्शन जिस तरह ये अवेलेबिलिटी है एक उस तरह बन सके कोई हमारी सिमुलेशन? ठीक है, पीएलसी में सिमुलेटर्स तो हैं, फ्री हैं, मगर ऑनलाइन ऐसे नहीं है कि आप उस पर अपनी लॉजिक जो है उसको डिज़ाइन कर सकें। आपको इसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हैं कि आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करें या आप सेटअप इंस्टॉल करें। तो ऑनलाइन जो है वो आप सिमुलेट कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जी थैंक यू। I'm request with host, please on mic of all students or colleague, then they can answer, they can ask their questions. So if you have any question, please ask with Saltarai Karar. He can answer all your questions. बीपीपी कौन? Students, if you have any valid question, please ask with Saltarai Karar. He will answer all your questions. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम अली है। इंजीनियरिंग मैंने 2015 में की थी। मेरा क्वेश्चन ये है पीएलसी से रिलेटेड, ये एक टर्मिनोलॉजी आजकल इंडस्ट्री में यूज हो रही है आईटीओटी कंसोलिडेशन। जी जी। तो सर अगर इसके बारे में आप थोड़ा इसका बता दें कि मैंने कहीं उस पे आर्टिकल में देख रहा था कि पीएलसी जो है आने वाले वक्तों में 1 या 2 डेकेड्स में जो है वो कंटेनराइजेशन सिस्टम पे या इंटेल के इनके मदरबोर्ड्स लग जाएंगे, उस पर स्विच हो जाएगी। तो मतलब इज इट ट्रू या आपका इस बारे में क्या राय है? सर तलहा थोड़े से वेट कीजिएगा, मोहम्मद अली आप भी वेट कीजिएगा। अच्छा, जिनको क्वेश्चन करना है वो रेज हैंड करें, तो सिर्फ उन्हीं का माइक ऑन किया जाएगा, क्योंकि अगर सबके माइक ऑन कर दिया जाएगा तो फिर एक डिस्टॉर्शन आ जाएगी। तो बेहतर ये है कि जिसको क्वेश्चन करना है वो प्लीज़ रेज हैंड करें। आवाज़ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। Please raise your hand and your mic will be on, and then you can individually ask questions with Sir Talai Karar. अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन वही था, आईटीओटी कंसोलिडेशन की टर्मिनोलॉजी इंडस्ट्री में यूज हो रही है, अगर आप उस पर कुछ लाइट शेड कर दें। जी, आईटीयूटी जो है वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, और आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, और ये बेसिकली बेस करता है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो अब ये टेलीकम्युनिकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आगे, जैसे कि सर ने हमें बताया था अपने उसमें कि इंडस्ट्री 4.0 के बाद आगे हमारी जो वर्किंग है वो 5.0 की तरफ है। तो इन फ्यूचर में भी ये हो सकता है कि आपके जो भी पीएलसी है, जो भी सिस्टम्स हैं, बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन क्या एक नेटवर्क है, तो वैसे भी हमारा जो इंडस्ट्री है वो आईआर 4.0 में ये नेटवर्क पे जा चुकी है। ठीक है, तो अब में भी ये हो सकता है कि ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट हो। ठीक है, तो आईटीयूटी का मतलब है कि वही जो हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, या जो हमारा आई इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पे जो है वो ऑपरेट हो, या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो पीएलसी के साथ इंटर वर्क करे। तो इससे इससे ये मतलब है, और मे बी कि ये चीज़ें जो है वो इन फ्यूचर जो है वो कंसिडर हो रही हूँ।
Anyone else who can ask question, please raise your hand and Sir Talha Ikrar will answer your question. I think Paras Kumar is asking. Sir, please on his mic. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जुनैद है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने टास्क स्लाइड्स में दिखाए हैं, ये स्लाइड्स तो आप बाद में शेयर करेंगे, तो हमें प्रैक्टिस के लिए अगर कोई टास्क वगैरह चाहिए तो वो कहाँ पे अवेलेबल होंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने ऑटोमेशन स्टूडियो दिखाया है, तो ये भी इंस्टॉलेशन ऑनलाइन फ्री है, मतलब हम इंस्टॉल कर सकते हैं किसी के? जी, टास्क से रिलेटेड ये है कि मैंने टास्क आपसे कहा था कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन टाइमर्स के टास्क को या काउंटर के टास्क को ज़रूर कंसिडर करें। तो ये जो स्लाइड है ये आपको कल सेशन के बाद, जो कल हमारा डे 2 है, उसके बाद ये आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे अवेलेबल होगी। तो आप जो है वो कल के बाद से इसको कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये जो टाइमर्स के और काउंटर्स के टास्क हैं। अच्छा, दूसरा सवाल आपका ये है कि ऑटोमेशन स्टूडियो जो है वो फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे। अगर कोई चाहे तो वो इंस्टॉल कर सकता है और इसमें जो है वो प्रोसेस को, इंडस्ट्री के जो प्रोसेस हैं उनको सिमुलेट कर सकता है। ठीक है, उसमें कुछ अलग कुछ वर्जन हैं। इसके लिए पहले आपको उनकी जो मैन्युफैक्चरर है उस पर लॉगिन होना पड़ेगा, और लॉगिन होने के बाद फिर वो लिंक प्रोवाइड करते हैं 1 या 2 वर्किंग डेज में, और उसके बाद फिर वो यूज़र आईडी और लाइसेंस के बाद वो तमाम प्रोसेस हैं, उसके बाद फिर आप जो है उसको ऑटोमेशन स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है। अच्छा, उसमें एजुकेशनल पर्पस के लिए भी है, प्रोफेशनल पर्पस के लिए भी है, तो आपको जो इजीली मिले, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एजुकेशनल पर्पस में कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ ट्रेनिंग के हवाले से है, और बाकी मैंने जो अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है वो प्रोफेशनल जो है वो एडिशन है या वर्जन है, तो ये आपको मिल जाएगा इजीली। बट ज़्यादा इजी भी नहीं मिलेगा, मगर इसके लिए आपको जो है वो ऑनलाइन फ्री है वैसे इटसेल्फ। थैंक यू सर। Okay, Mr. Jawad is asking a question. Sir, please on his mic. अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल ये है कि एज के आपने काउंटर के एग्जांपल दिए थे, तो काउंटर वन सेट हो जाए जब उस इंक्रीमेंट की वजह से, तो उसको रीसेट कैसे करेंगे ताकि हम दूसरी, या उसको ऑफ करना पड़ेगा, या क्या प्रोसीजर होगा इसका? जी, जिस तरह एक स्विच से हमने काउंटर को सेट किया था, हमारे यहाँ पे लैडर लॉजिक में हमने एक स्विच से अगर काउंटर को सेट किया था, तो हम उसके लिए एक और स्विच लगाएंगे जिससे वो काउंटर जो है वो रीसेट हो। तो अभी मैंने सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल दी थी कि मैं सिर्फ काउंट करके काउंट अप कर रहा था मैं। इसी तरीके से इसमें काउंट डाउन भी कर सकते हैं, कुछ मैथमेटिक्स लगा के एडिशन करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स की, मगर मैंने चूंकि अभी सिर्फ बेसिक इंट्रो बताया है कि काउंटर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं डेल्टा की पीएलसी में। तो जब जो आप सवाल कर रहे हैं, काउंटर को रीसेट करने के लिए एक रीसेट का स्विच एक अलग इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा लैडर लॉजिक में। Okay, I think और किसी का कोई सवाल नहीं है. If you have any question, please feel free to ask. Then Sir Talha Ikrar will answer your question. Okay, I think we're going to vote of thanks. Thank you very much, Engineer Mohammad Talha Ikrar, for sharing your valuable knowledge, skills, and information with us about PLC and its modern trends in the field of application and automation. Now it's time to end today's session. Tomorrow's session of second and last CBD of industrial automation of PLC will going to be start in 2 p.m. inshallah. So that's all for today. Hope you also join tomorrow's event. Allah Hafiz. Okay, thank you.